दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों पिछले 10 सालों में जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर अब तक ये नौबत नहीं आई थी कि संगम शरणम गच्छामि उन्हें करना पड़े, नागपुर में रात गुजारने पर मजबूर होना पड़े। उस नागपुर में जिसे संघ की जन्मस्थली कहा जाता है, जिसे संघ का पावर हाउस कहा जाता है, लेकिन 10 सालों में पहली बार यह नौबत आई कि 19-20 अप्रैल की दरमियानी रात प्रधानमंत्री 18-19 अप्रैल की दरमियानी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में थे और नागपुर उन्हें रुकना पड़ा, नाइट हॉल्ट करना पड़ा, राजभवन में रुकना पड़ा। चूंकि महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर है, लिहाजा वहां भी एक विधानसभा और एक राजभवन है। उन्हें वहां के राजभवन में रुकना पड़ा और नागपुर में वो तब रुके जब मोहन भागवत, संघ के प्रमुख मोहन भागवत, वो भी नागपुर में थे, क्योंकि उन्हें 19 अप्रैल को पहले चरण में हो रही वोटिंग के दरमियान अपने इलेक्टोरल फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करना था, उन्हें वोट डालना था। वो भी नागपुर में थे। लेकिन अब तक तो ना ऐसी कोई फुटेज आई है, ना ऐसी कोई खबर आई है कि नागपुर में नरेंद्र मोदी भी रुके हो, नाइट हॉल्ट किया हो, नागपुर में मोहन भागवत भी हो और दोनों की मुलाकात हुई हो। अब तक ना कोई फुटेज है, ना कोई खबर है। उस लिहाज से हम यही मानते हैं कि दोनों की मुलाकात नहीं हुई है। और यदि दोनों की मुलाकात नहीं हुई है, तब तो ये और बड़ी खबर है कि आखिर कारण क्या है कि नरेंद्र मोदी की और मोहन भागवत की एक ही शहर में होने के बावजूद, दिल्ली से बाहर होने के बावजूद, चुनावी मौसम के बावजूद मुलाकात नहीं हुई हो। और इन सबसे बड़ी खबर, यह नितिन गडकरी का संसदीय क्षेत्र था, जहां 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और 19 अप्रैल को वोटिंग भी हो रही थी। नितिन गडकरी के लिए नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा नहीं की। और आपको बता दूं, ना तो 2014 में नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में नितिन गडकरी की सभा, ना तो नितिन गडकरी के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी की सभा हुई नागपुर में, ना 2019 में नितिन गडकरी के लिए नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा की, और 2024 में तो नागपुर में रहने के बावजूद कोई सभा भी नहीं हुई, कोई मुलाकात भी नहीं हुई। सभा पहले हो सकती थी, वोटिंग के दिन तो हो नहीं सकती थी, लेकिन इस बार भी वो नहीं गए। वोटिंग के दिन होने के बावजूद दोनों की मुलाकात की कोई खबरें नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी साष्टांग दंडवत करती है, देवताओं का देवता भाजपा के नेता उन्हें कहते हैं, खुद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें देवताओं का देवता कहते हैं। कुछ तो ऐसे उत्साही लोग हैं जो उन्हें किसी न किसी भगवान का अवतार भी बता देते हैं। लेकिन नितिन गडकरी, जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, उनके क्षेत्र में प्रधानमंत्री हो और दोनों की मुलाकात ना हो। राजभवन से नितिन गडकरी के घर की दूरी कितनी है नागपुर में? 7 या 8 किलोमीटर बताई जाती। 7 या 8 किलोमीटर कोई दूरी नहीं होती। गोरखपुर में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री पंकज चौधरी के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन नितिन गडकरी के घर, वो कैबिनेट मंत्री थे, उनके घर नहीं गए और दोनों ने में कोई मुलाकात नहीं हुई। शायद नितिन गडकरी ने भी मुलाकात करने के लिए कोई अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। तो सवाल यह उठता है कि क्या चुनाव फंस गया है? इस वजह से नरेंद्र मोदी संघ के साथ पैचअप करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। क्या चुनाव इसलिए फंस गया है क्योंकि संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह विहीन होते जा रहे हैं? क्या चुनाव इसलिए फंस गया है क्योंकि वोटर्स के बीच में भारतीय जनता पार्टी को लेकर कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है? ये तमाम सवाल एक ऐसे दौर में खड़े हैं जिस दौर में विपक्ष जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जिस दौर में इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर सरकार को सबक सिखा देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, जिस दौर में पेशा कानून को लेकर आदिवासी अपनी वोट और अपनी इच्छा को वोटों के माध्यम से तब्दील करते हुए पहले चरण में दिखाई दे रहे हैं, और जिस दौर में नौकरियों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसान का मुद्दा, एमएसपी गारंटी का मुद्दा
कभी किसान आंदोलन के रूप में तो कभी नौजवान आंदोलन के रूप में, और इन सब के साथ साथ महिला सुरक्षा का मुद्दा भी कई बार मणिपुर से लेकर संदेश खाली तक, और उन सब से पहले देखें तो महिला पहलवान आंदोलन के रूप में दिल्ली के जंतर मंतर तक दिखाई दे रहा हो। यानी समाज के हर तबके में अनरेस्ट की स्थिति अंदर खाने दिखाई दे रही हो, चुनाव उत्साह विहीन नजर आ रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई सारे खेमे बने होने की खबरें आ रही हो, तो आप सोच सकते हैं कि आखिर नागपुर की याद, नागपुर में रात बिताने की नौबत प्रधानमंत्री को क्यों आई। ऊपर से भाजपा वाले भले ही कहें कि प्रधानमंत्री को नांदेड़ जाना था इसलिए वो नागपुर में रुक गए, कोई बरसात का मौसम नहीं था कि वो दिल्ली से नागपुर नहीं जा सकते थे, दिल्ली से नांदेड़ नहीं जा सकते थे, खराब मौसम जैसी बात नहीं थी। और आमतौर पर प्रधानमंत्री जब 2014 का कैंपेन भी चल कर रहे थे, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी वो अडानी के हवाई जहाज से उड़ते थे और देश के किसी भी कोने में यात्रा कर, चुनाव कैंपेन कर, वापस शाम तक, देर रात तक गांधीनगर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाते थे। फिर भला नांदेड़ जाने की बात व्यक्तिगत तौर पर मुझसे पूछे तो वो बहाने से ज्यादा नजर नहीं आती। दरअसल ये बेबसी है जिस बेबसी ने मजबूर किया नागपुर में संघ के सामने पैचअप करने के लिए। आज देश में क्या स्थिति है? आज स्थिति यही बनती हुई दिखाई दे रही है कि ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को जनता ने भी अब एक मुद्दा मान लिया है। ईडी को लेकर, जांच एजेंसियों को लेकर जो एक इज्जत आम जनमानस में हुआ करती थी, आज आप किसी रिक्शे पर बैठे, ऑटो पर बैठे, गलती से ईडी का नाम ले ले और फिर उस रिक्शे ऑटो वाले कम पढ़े लिखे व्यक्ति की, निम्न मध्यम वर्गीय गरीब आदमी जो किसी प्रकार अपना पेट पालता है, 10 सालों में जिसने अच्छे दिन की आस में वोट दिया था, उसके लिए भी अब ईडी का नाम वितृष्णा से भर देता है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को, अच्छा काम करने वाले लोगों को तंग करती है। विपक्ष अच्छा काम करता है नहीं करता है अपने शासित राज्यों में वो विपक्ष जाने, लेकिन आम आदमी की धारणा यही है। और उस माहौल में वोटिंग जब उम्र के आधार पर भी प्रभावित होती हुई दिख रही है, जहां घर के बुजुर्ग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अंकल आंटी सांप्रदायिकता के जहर को व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाने की कोशिश करते रहते हैं, उसी दौर में उन्हीं के घर का नौजवान सत्ता से सवाल पूछता है अग्निवीर को लेकर कि हम 4 साल के लिए क्यों जाएं आर्मी में, नरेंद्र मोदी 10 साल 15 साल के लिए क्यों रहेंगे सत्ता में, और नौजवान 4 साल की नौकरी में क्यों जाएंगे। ये सवाल पूछा जा रहा है और ये सवाल अब तो संविधान बचाने के मुद्दे के रूप में भी देखा जा रहा है कि संविधान कैसे बचेगा। 400 पार का नारा जब से एनडीए ने दिया, जब से प्रधानमंत्री ने इस शब्दावली का इस्तेमाल किया, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने तो संविधान बदलने की बात ही शुरू कर दी। बाबा साहब के संविधान को बदलने को लेकर न सिर्फ दलित तबका, बल्कि उस संविधान के तहत जिन्हें आरक्षण मिला है, चाहे वो ओबीसी तबका हो, पिछड़ा वर्ग, चाहे वो आदिवासी तबका हो, जनजाति वर्ग, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, सामान्य वर्ग का गरीब व्यक्ति, जनरल कैटेगरी का गरीब आदमी, ईडब्ल्यूएस, उन सबको लगता है कि संविधान बदलने की मंशा के पीछे आरक्षण को खत्म करने की एक कुत्सित सोच है। मोहन भागवत का एक बयान भी आया था 2015 में, जिसने बिहार चुनाव पलट दिया था। तो ऐसे हालात में जब अंदर खाने सत्ता विरोधी रुझान समाज के बड़े तबके में दिख रहा हो, यूं कहे कि हर घर अंदर से वोट के मुद्दे पर विभाजित हो, फिर पन्ना प्रमुख किस काम के। नीतीश कुमार जैसे सहयोगी मुख्यमंत्री इस हालत में है और पता नहीं कौन सी रणनीति पर वो चल रहे हैं कि उनके जब बयान निकलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि 1 लोकसभा सीट उनकी कम हो जा रही है। एक बयान उनकी 1 से 2 लोकसभा सीटें कम करा दे रहा है। प्रधानमंत्री उनके साथ मंच साझा नहीं कर रहे हैं और वो मंच साझा नहीं कर रहे हैं तो उसका गलत संदेश जा रहा है। जिस समुदाय से नीतीश कुमार आते हैं, लौकुश समुदाय से, वो समुदाय इसे अपने आत्मसम्मान पर चोट की तरह देख रहा है कि आखिर हमारे मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री को बैठने में क्या कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई छूत लग जाएगी क्या, कि वो उनके साथ 2 रैलियों के बाद मंच साझा करना बंद कर दिए। ये सारी चीजें इस दिशा में ले जा रही है कि जो पहले चरण की वोटिंग में दिखा है वो आगे भी रिफ्लेक्ट होगा। संघ कई बार
घोड़े बदलता है भारतीय जनता पार्टी के, मोहरे बदलता है और कई बार चुनाव में चुप बैठ जाता है। लेकिन इन सब के बीच ये संघ की एक अदा हो सकती है। संघ को करीब से जानने वाले लोग जानते हैं, आरएसएस को करीब से जानने वाले लोग जानते हैं कि वो किसी व्यक्ति के पीछे जज्बाती नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी के गांधीवादी समाजवाद से काम नहीं चला तो लाल कृष्ण आडवाणी के चुनावी हिंदुत्व को उभारा गया। लाल कृष्ण आडवाणी का चुनावी हिंदुत्व 2 से बढ़ाकर 119 तक तो लाया, मुख्य विपक्षी दल तो पहुंचा दिया, लेकिन वहां से सत्ता की गुंजाइश उससे नहीं बन रही थी। तो फिर संघ ने राजनीतिक कोल्ड स्टोरेज से, पॉलिटिकल कोल्ड स्टोरेज से अटल बिहारी वाजपेयी को निकाल करके सामने लाया कि अब यहां से अटल जी की जरूरत है। फिर उसके बाद आडवाणी जी को मौका दिया, आडवाणी जी से कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद संघ ने कोई मुरली मनोहर जोशी या जसवंत सिंह को मौका नहीं दिया, पीढ़ीगत बदलाव की बुनियाद तैयार की। प्रमोद महाजन स्मृति शेष हो चुके थे। लेकिन उसके बाद की परिस्थितियों में पहले नितिन गडकरी को लाया गया दिल्ली अध्यक्ष बनाकर। जब नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाया गया तब दिल्ली की लॉबी से छुटकारा पाने की एक जद्दोजहद थी। लेकिन यहां दूसरा मामला आगे आया, यूपीए 2 और अन्ना आंदोलन आया। पार्टी के सामने 2009 में फाइनेंशियल क्रंच की स्थिति आई, वित्तीय सेहत ठीक नहीं दिखी चुनाव लड़ने के लिए पोस्ट प्रमोद महाजन इरा में। तब नरेंद्र मोदी को लाया गया। यानी अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर व्यक्ति संघ के लिए यूटिलाइजेशन जिसका जितना हो, उपयोगिता जितनी हो, उस हिसाब से था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद संघ को अपने बौनी हैसियत का एहसास पहली बार भाजपा के रवैये को देख करके हुआ। लेकिन कहते हैं कि बिहार यूपी में कहावत है, भोजपुरी कहावत है कि दुधारू गाय की 2 लात भी सही। यानी कई सारी गौ माता ऐसी होती हैं, जो गाय भैंस जो लोग पालते हैं, उन सबको पता है कि कई बार कुछ ऐसी गायें होती है जो जिससे लोग डरते हैं कि नजदीक जाने पे कहीं मार दे, कहीं सींग से मार दे। लेकिन बावजूद चूंकि वो दूध देती हैं, तो लोग उनकी वो लात भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहते हैं। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में आज के दौर में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की है कि चलो भाई, सब कुछ हो रहा था, सत्ता तो दिला ही रहा था यही व्यक्ति। अब जब हालत यह है कि यही व्यक्ति जनता के बीच में बोझ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बेरोजगारी के लिए दोषी कौन? आप जनता के बीच में जाकर पूछ सकते हैं, जिन्हें वोट दिया, जिन्होंने अच्छे दिनों की आस जगाई, नरेंद्र मोदी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए दोषी कौन? तो नरेंद्र मोदी। सत्ता के शीर्ष पर वो थे, बिना उनकी मर्जी के हो नहीं सकता था। डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के बाद असंगठित क्षेत्र टूटने का दोषी कौन? तो नरेंद्र मोदी। फैसला उन्हीं का था। टेलीविजन पर आकर उन्होंने ही कहा था कि 50 दिन बाद कोई चौराहा दे दीजिए। लेकिन असंगठित क्षेत्र की जो कमर टूटी, जो इस देश में 90% रोजगार असंगठित क्षेत्र देता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो आज तक खड़ी नहीं हो पाई। एयरपोर्ट से लेकर कई सारी परिसंपत्तियां, सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियां निजी क्षेत्र को दी जा रही है। एयरपोर्ट तो अडानी ग्रुप को दिया गया, कई सारा एयरपोर्ट। उसके लिए जिम्मेदार कौन? स्वाभाविक है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन? विवादास्पद कृषि कानून लाने और वापस लेने के लिए जिम्मेदार कौन? जिस एमएसपी गारंटी के और स्वामीनाथन फॉर्मूले की बात बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी करते थे, उसे लागू नहीं करने के लिए जिम्मेदार कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 लाख से ऊपर वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली पड़ी है, जिम्मेदार कौन? स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी। तो ये हालात जब जनता के बीच बन रहे हो कि इस देश में 50% से ज्यादा, 64% जीएसटी इस देश की आधी आबादी, गरीब आबादी दे रही है, और टॉप के लोग 10% या उससे भी कम जीएसटी दे रहे हो, यानी खून चूसने जैसी स्थिति है जीएसटी लेने के मामले में लोअर मिडिल क्लास और गरीबों की। तो 5 किलो राशन बार बार सत्ता की गारंटी नहीं दे सकते। जो सिलेंडर दिया गया, उस सिलेंडर की कीमत 350-400 से बढ़कर 1000 के आसपास पहुंच गई। तो उस हालात में जनता 10 साल पर पुनरावलोकन करती है। विकसित देशों में तो 5 साल पर ही करती है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में आमतौर पर 10 साल पर पुनरावलोकन करती है।
उस दौर में जनता विश्लेषण की तरफ जाती है, जो मनमोहन सिंह के साथ किया 2014 में, अब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के साथ भी हो सकता है। डर इस हालात का है, और इस हालात से भी सबसे बड़ा डर यह है कि क्या विपक्ष इस स्वर्णिम अवसर, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए तैयार है। आज के दिन विपक्ष की हालत को देखकर, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में कैंडिडेट सिलेक्शन के नाम पर कई सारे राज्यों में जीतने वाली सीटों पर हाराकिरी की स्थिति दिखाई दे रही है, कि कहीं ना कहीं सेल्फ गोल कांग्रेस पार्टी कर रही है, उससे हालात ये लग रहे हैं कि कहां तो उसे इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक होने के नाते 130-40 सीटों पर जाने की स्थिति बनानी चाहिए थी खुद को, और कहां वो पार्टी उससे नीचे दिख रही है। तो ऐसे हालात में यदि भारतीय जनता पार्टी के जो अंदरूनी हालात है, 180-90, 190 से 210 के बीच के हालात है, उसने तो नरेंद्र मोदी को नहीं डरा दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता की भी कमान छूटे, पार्टी की भी कमान छूटे। सत्ता और पार्टी की कमान दोनों छूटने की नौबत तब पैदा होगी जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत से इतना दूर रहे, जिसमें सरकार बने तो भाजपा के नेतृत्व में, लेकिन घोड़ा बदल जाए, मोहरा बदल जाए, सहयोगी दलों की इच्छा से प्रधानमंत्री तय हो। क्योंकि बाकी जो 60, 70, 80 सीटों का इंतजाम करना होगा 272 के बहुमत के मैजिक फिगर को छूने के लिए, उसके लिए नरेंद्र मोदी ने जो सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल इनके दौर में हुआ है, कोई सहयोगी दल तैयार नहीं हुआ, कोई क्षेत्रीय दल तैयार नहीं होगा। और जब कोई तैयार नहीं होगा तो संघ उस परिस्थिति में, या भारतीय जनता पार्टी उस परिस्थिति में, यूं कहे कोई भी राजनीतिक दल होता तो ये काम नहीं करता कि नहीं मोदी नहीं तो हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम विपक्ष में चले जाएंगे। हर राजनीतिक दल सत्ता के लिए चुनाव लड़ता है। हर राजनीतिक दल जनता के बीच जो भी कहे, राहुल गांधी भी आज जो भी कह रहे हैं, सब जानते हैं कि राहुल गांधी भी सत्ता में आएंगे तभी 10 लाख रोजगार या 40 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे देंगे, तभी वो बेरोजगारों को 1-1 लाख रुपया सालाना दे पाएंगे। बिना सत्ता के वो नहीं दे पाएंगे। तो सबको सत्ता चाहिए। अगर सत्ता राहुल गांधी के नाम से कांग्रेस को मिलेगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी के नाम से सत्ता नहीं मिलेगी और सरकार बनाने की नौबत आ जाएगी, तो जनता इंडिया अलायंस राहुल गांधी का मुंह नहीं देखेगा। हो सकता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे या किसी और नेता को बना ले, क्योंकि उसे सत्ता चाहिए। प्रधानमंत्री कोई भी बने, अपने अंदर सहमति ना हो तो कहीं स्टेशन या एयरपोर्ट से पकड़ के उठा के लाके किसी को प्रधानमंत्री बनाना है तो बना दो, लेकिन सत्ता तो चाहिए। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है, और यही कड़वी सच्चाई संघ और भाजपा में है कि संघ और भाजपा को भी सत्ता चाहिए, और वो सत्ता नरेंद्र मोदी रहे, सत्ता में वो प्रधानमंत्री रहे, अमित शाह गृह मंत्री रहे या ना रहे, मोदी नहीं तो कोई और सही, शाह नहीं तो कोई और सही, और गडकरी इसके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो ये संभावना ज्यादा है कि यदि बीजेपी के अंदर से नितिन गडकरी या कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया तो स्थितियां और खराब हो सकती है। तब तो सत्ता भी केंद्र की छूटी और पार्टी भी छूटी। तब तो स्थितियां बहुत अजीब सी हो जाएंगी, लाल कृष्ण आडवाणी वाली स्थिति हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ गडकरी के पक्ष में सभा करने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे, कभी नहीं जा रहे हैं। 14, 19 और 24 नागपुर में होकर मिल नहीं रहे। हर राज्य में एक नाराज भाजपा खड़ी है। नितिन पटेल गुजरात में खड़े हैं, वसुंधरा राजे राजस्थान में खड़ी हैं, शिवराज सिंह चौहान है उनका कैंप मध्य प्रदेश में खड़ा है, रमन सिंह एंड कंपनी छत्तीसगढ़ में खड़ी है, सुशील मोदी अभी बीमार है लेकिन एक नाराज भाजपा बिहार में खड़ी है, कर्नाटक में एक नाराज भाजपा खड़ी है जो साफ दिखाई दे रहा है, हरियाणा में एक नाराज भाजपा खड़ी है, और उत्तराखंड और हिमाचल में तो नाराज भाजपा इसलिए भी ज्यादा खड़ी हो गई है क्योंकि कंगना रनौत से काम नहीं चल रहा है। कंगना रनौत को ला करके पार्टी ने चुनाव में जिस प्रकार से एक सीट जीतने के लिए काम चलाने की कोशिश की थी, ग्लैमर के सहारे वो भी फेल हो रहा है। लड़ाई कई मोर्चे पर है नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, उस कथित गुजरात लॉबी के लिए, जिस गुजरात लॉबी ने 10 सालों से हिंदुस्तान की सत्ता और भारतीय जनता पार्टी सबको एक ही तरीके से हांकने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सत्ता का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि सत्ता तो हम दो और हमारे दो के उस कथित फॉर्मूले में, उस खांचे में फिट हो चुकी थी जिसमें भाजपा की स्थिति विपक्ष से भी दयनीय थी। भाजपा का सांसद एक केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक के ट्रांसफर के लिए किसी मंत्री को फोन करने से डरता था। ये हालत थी। विपक्ष वाले तो कम से कम हल्ला हंगामा करके
लाइमलाइट में तो रह सकते थे, हल्ला कर सकते थे, भाजपा वाले वो भी नहीं कर सकते थे। जनता उन्हें दूसरी तरफ दोष देती थी कि आप पावर में हैं। अब वो जनता को अपना दुखड़ा भी नहीं बता सकते थे कि भाई हमारी हालत एक जनता से भी ज्यादा बुरी है। तो अब ये सारी चीजें दिखाई दे रही है कि भाजपा को भी आजाद होने की जल्दी है और देश की जनता को भी नरेंद्र मोदी से आजाद होने की शायद जल्दी है। अब इस हालात में चुनाव फंस गया है तो नागपुर में रात बिताने के मायने समझे जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन को यदि फायदा उठाना है, अब भी वक्त है। बहुत सारी सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है। जुडिशियस तरीके से, रैशनल तरीके से कैंडिडेट सिलेक्शन कर फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करें। अन्यथा नरेंद्र मोदी की मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो 4 जून के बाद के हालात होंगे, अगर 180 से 210 के बीच में सिमटने की, 220 के बीच में सिमटने की नौबत आई, तो उस हालात में सत्ता और पार्टी दोनों जाएगी और गुजरात लॉबी को पूरी तरह से वापस भारतीय जनता पार्टी में किनारे लगना पड़ेगा। तो देखते रहिए क्या होता है, लेकिन ये साधारण घटना नहीं है कि संघम शरणम गच्छामि की नौबत आती हुई दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।